चीयर्स। सुनील उसके गिलास से गिलास टकराता हुआ बोला। चीयर्स, मैरी बोली। दोनों शैंपेन पीने लगे। इतनी बड़ी इमारत में तुम अकेली कैसे रहती हो? सुनील ने पूछा। हाँ, मैरी बोली। तुम्हें डर नहीं लगता? कभी कभी लगता है, लेकिन अक्सर डर लगने के वक्त मैं इस इमारत में अकेले नहीं होती, जैसे आज। यह कमरा बहुत शानदार ढंग से सजा हुआ है। इस इमारत का केवल यही कमरा शानदार ढंग से सजा हुआ है। बाकी इमारत क्योंकि इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए यह धूल से भरी पड़ी है। इस कमरे पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारे जैसे दोस्त आते हैं। ओह। दोनों चुपचाप शैंपेन पीने लगे। तुम्हारे इस कमरे को देखकर मुझे अपने एक दोस्त की याद आ गई। सुनील शैंपेन की चुस्कियाँ लेता हुआ बोला। मैरी ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। वह अपनी एक गर्लफ्रेंड के बारे में बताया करता था। क्या? उसकी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी ही तरह एक बड़ी सी इमारत में रहती थी, लेकिन उस इमारत का एक ही कमरा आधुनिक ढंग से सजा था, जबकि बाकी इमारत खाली पड़ी थी। और कैसा संयोग है कि मेरे उस दोस्त की गर्लफ्रेंड का नाम भी मैरी ही था। मैरी तनिक विचलित दिखाई देने लगी। सुनील ने अपना शैंपेन का गिलास खाली कर दिया। मैरी ने भी अपना गिलास खाली करके मेज पर रख दिया। सुनील ने बोतल की ओर हाथ बढ़ाया। वेट, मैरी उठती हुई बोली। मैं ज़रा कपड़े बदल के आऊँ। वेरी वेल, सुनील बोला। मैरी अपने स्थान से उठी और कमरे के पृष्ठभाग में बने एक द्वार की ओर बढ़ी। उसने अपने हैंडबैग में से एक चाबी निकालकर पिछला द्वार खोला और फिर भीतर प्रविष्ट हो गई। अपने पीछे वह द्वार बंद करती गई। सुनील अपने स्थान से उठा। वह दबे कदमों से द्वार के पास पहुंचा। उसने धीरे से द्वार खोलकर भीतर झांका। वह एक छोटा सा गलियारा था जिसमें एक 0 वोल्ट का बल्ब जल रहा था। उसके दाएं बाएं 2 दरवाजे थे और विपरीत सिरे पर ऊपर को जाती हुई सीढ़ियां थी। मैरी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही दाएं बाएं के किसी कमरे में प्रकाश था। सुनील गलियारे में आ गया। उसने दाईं ओर के द्वार को तनिक धकेल कर भीतर झांका। धूल मिट्टी की गंध से उसके नाखूने भर गए। भीतर पुराना फर्नीचर पड़ा था। उसी क्षण उसे सीढ़ियों पर किसी की आहट सुनाई दी। सुनील ने जल्दी से वह द्वार बंद किया और वापस सजे हुए कमरे में आ गया। अपने पीछे वह द्वार बंद करना ही भूल गया। वह अपने स्थान पर आकर बैठा ही था कि पिछला दरवाज़ा खुला और मैरी भीतर प्रविष्ट हुई। वह एक लंबा, लगभग पारदर्शक गाउन पहने हुई थी। गाउन में से उसके पुष्ट और युवा शरीर का एक एक अंग स्पष्ट झलक रहा था। मैरी कुछ क्षण द्वार पर खड़ी रही और फिर इटलाती मुस्कुराती सुनील की ओर बढ़ी। सुनील ने अपने बाहें फैलाई। मैरी उसकी गोद में आकर बैठ गई। सुनील ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कुछ क्षण के बाद मैरी उसकी बाहों से फिसल गई। वह उसके बगल में उसके साथ सट कर बैठ गई। सुनील का चेहरा प्रसन्नता और आनंद के आवेग से उत्तेजित दिखाई दे रहा था। वह तेजी से अपने दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे से रगड़ने लगा। सुनील ने देखा मैरी बड़े गौर से उसके हाथों के एक्शन को देख रही थी। यह क्या कर रहे हो? वह एकाएक बोली। ओह। सुनील ने यूं अपनी हथेली रगड़नी बंद कर दी जैसे वह चोरी करता पकड़ा गया हो। दरअसल हनी, यह मेरी एक बड़ी पुरानी आदत है। जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ने लगता हूँ, और जब मैं बहुत क्रोधित होता हूँ तो अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके अपने बाएं हाथ की हथेली पर मारने लगता हूँ, यूं। और सुनील ने दूसरा एक्शन भी करके दिखाया। मेरी चिंतित दिखने लगी थी। सोबत का असर है, सुनील बोला। क्योंकि मेरा दोस्त ऐसे करता था इसलिए मैं भी ऐसे करने लगा। वही दोस्त जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम मेरी है? मैरी ने पूछा। हाँ। मेरी ने शैंपेन की बोतल उठाई और शैंपेन के गिलासों में डालने लगी। बेचारा बहुत भला आदमी था। अपने देश के लोगों के अतिरिक्त अगर मेरी किसी से जिगरी दोस्ती हुई थी तो उसी से ही हुई थी। अब कहाँ गया वह? मैरी ने एक गिलास सुनील को थमा दिया और दूसरा खुद ले लिया। पता नहीं, मुझे उससे मिले हुए बहुत अरसा हो गया है, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि आजकल वह लंदन में ही है। मेरी शैंपेन की चुस्कियाँ लेने लगी। इतना आकर्षक व्यक्तित्व था उसका कि लड़कियां उस पर जी जान से फिदा हो जाती थीं। लेकिन वह था कि सिर्फ मेरी से मोहब्बत करता था, लेकिन बाद में बेचारे में एक खराबी पैदा हो गई थी। क्या? उसके गले में गोली लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ में ऐसा नुक्स पैदा हो गया था
कि वह केवल भर्राई हुई धीमी आवाज़ में ही बोल पाता था। वह ऊंचा बोलने की कोशिश करता था तो उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती थी। मैरी ने खट से अपना शैंपेन का गिलास मेज पर रख दिया। क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? वह तीव्र स्वर में बोली। जॉर्ज। सुनील शांति से बोला। जॉर्ज टेलर। ओह माय गॉड, वह हताश और क्रोधपूर्ण स्वर से बोली। मैं फिर मूर्ख बन गई, एक जोकर और आ गया। क्या मतलब? सुनील मासूमियत भरे स्वर से बोला। वह अपने स्थान से उठ गई और चिल्लाकर बोली, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? कौन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? अब ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, फौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। सुनील ने भी अपना शैंपेन का गिलास मेज पर रख दिया और अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तो तुम स्वीकार करती हो कि तुम जॉर्ज टेलर को जानती हो और तुम ही उसकी मेरी नाम की गर्लफ्रेंड हो। आई से गेट आउट फ्रॉम हेयर। और तुम जय सिंह हाकुल नाम के उस थाई को भी जानती हो जो कुछ दिन पहले जॉर्ज टेलर को तलाश करता हुआ यहाँ आया था, लेकिन अगली सुबह इसी इमारत के समीप से गुजरती रेलवे लाइन पर उसकी कटी हुई लाश पाई गई थी। मैं किसी को नहीं जानती, तुम सब जानती हो मैडम। जय सिंह हाकुल की हत्या की गई थी और उस हत्या में तुम्हारा भी हाथ था। यह झूठ है। वह आदमी एक्सीडेंट से रेल के नीचे आ गया था। पुलिस भी यही कहती है, अखबार में भी यही छपा है। पुलिस यह कहती है, अखबार में यह छपा है, लेकिन यह सच नहीं है। और सच क्या है उसे तुम जानती हो। जय सिंह हाकुल यहाँ आया था और जॉर्ज टेलर ने उसकी हत्या कर दी थी। फिर उसने ऐसी स्टेज तैयार कर दी कि तफ्तीश से ऐसा मालूम हो कि वह रेल द्वारा दुर्घटनावश कट गया है। यह सरासर झूठ है। जॉर्ज टेलर जय सिंह हाकुल की मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता। मैंने महीनों से जॉर्ज टेलर की सूरत नहीं देखी है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम अभी उसी दिन जॉर्ज टेलर से मिली हो जिस दिन जय सिंह हाकुल की हत्या हुई थी। तुम चाहते क्या हो? मैं जॉर्ज टेलर का पता जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम उसका पता, और अगर मुझे मालूम भी होता तो मैं नहीं बताती। क्यों? क्योंकि मैं किसी बखेड़े में नहीं फंसना चाहती। वह पहला आदमी भी जॉर्ज टेलर का पता जानने की नीयत से यहाँ आया था और परलोक सिधार गया था। लेकिन मैं आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। मैं जॉर्ज टेलर के लिए तैयार होकर आया हूँ। लेकिन मिस्टर, बाय गॉड, मुझे टेलर का पता नहीं मालूम। मैं सच कह रही हूँ, मैंने महीनों से उसकी सूरत नहीं देखी। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं। वह थाई भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम जॉर्ज टेलर कहाँ है। जॉर्ज टेलर मुझसे मोहब्बत करता था। हम दोनों शादी करने वाले थे और फिर एकाएक वह कहीं गायब हो गया। मुझे खुद उसकी तलाश है। सुनील सोचने लगा। और अगर तुम्हारा वह थाई साथी इसलिए मरा है क्योंकि वह जॉर्ज टेलर के पीछे पड़ा हुआ था, तो विश्वास करो, तुम्हारी भी खैर नहीं। जॉर्ज टेलर बहुत खतरनाक आदमी है। वह तुम्हारा भी तुम्हारे साथी की तरह काम तमाम कर देगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। सुनील कुछ क्षण अनिश्चित सा मेरी का मुंह देखता रहा। फिर उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। उसने अपना पर्स निकाल लिया। मैरी, वह मीठे स्वर से बोला, मुझे जॉर्ज टेलर का पता बता दो, बदले मैं तुम्हें 50 पाउंड दूंगा। मैरी की आंखें लालच से चमक उठीं, लेकिन लगभग फौरन ही वह चमक उसकी आंखों से गायब हो गई। लेकिन मुझे उसका पता मालूम नहीं है, वह बेबस स्वर में बोली। मैं 100 पाउंड दूंगा। बाय गॉड मिस्टर, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैं इतनी बड़ी रकम का लालच भी नहीं छोड़ सकती। अगर मुझे उसका पता मालूम होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बता देती। उसने तुमसे कभी संपर्क स्थापित नहीं किया? कुछ महीने पहले तक कभी कभी उसका फ़ोन आया करता था। कहाँ से? मालूम नहीं। कोई चिट्ठी पत्री? मेरी कुछ क्षण हिचकिचाई और फिर बोली, हाँ, मेरे पास उसकी एक चिट्ठी है। उस पर जॉर्ज टेलर का पता लिखा था। हाँ, पता क्या था? पता मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि वह चिट्ठी डेनवर से आई थी। कभी उसने तुमसे डेनवर जाने का जिक्र किया था? हाँ, लगभग 4 साल पहले उसने मुझे एक बार बताया था कि डेनवर के समीप का एक छोटा सा टापू उसे विरासत में मिला है, और यह है कि वह उस टापू पर एक बंगला बनवाने वाला था। उस टापू का कोई नाम, कोई पता ठिकाना मुझे याद नहीं। आखिरी बार वह तुमसे कब मिला था? लगभग 6 महीने पहले। कहाँ? यहीं पे। और उसके बाद? उसके बाद वह पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
मुझे खुद उसका इंतज़ार है। उसके बाद तुम हाल में उससे मिली थी जब जय सिंह हाकुल की हत्या हुई थी? बाय गॉड नहीं। अच्छा छोड़ो, कभी उसने तुम्हारे सामने किसी यार दोस्त का जिक्र किया हो? यार दोस्त तो नहीं, मैरी सोचते हुए बोली, लेकिन उसकी एक बहन है। बहन? सुनील के कान खड़े हो गए। हाँ, उसका नाम मार्गरेट टेलर है। तुम कैसे जानती हो उसे? मैं जानती नहीं, एक दिन उसने फ़ोन करके टेलर के बारे में पूछा था। जॉर्ज ने उसे मेरे बारे में बताया होगा, तभी तो उसने यहाँ फ़ोन किया था। यह बात कब की है? लगभग 8 महीने पहले की। फिर? उस वक्त जॉर्ज यहाँ नहीं था। उसने कहा जब जॉर्ज आए तो अपनी बहन को फ़ोन कर ले। उसने फ़ोन नंबर भी बताया होगा? हाँ। क्या नंबर था? देख कर बताती हूँ। मैरी ने टेलीफोन डायरेक्टरी उठा ली। डायरेक्टरी का प्रथम पृष्ठ पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। उसमें मार्गरेट टेलर का नंबर था 0124045567। सुनील ने वह नंबर नोट कर लिया। वह चिट्ठी कहाँ है जो टेलर ने तुम्हें डेनवर से लिखी थी? मेरे पास है। मुझे दो। ऊपर है, अभी लाती हूँ। मैरी चली गई। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। एकाएक इमारत का वातावरण एक हृदयग्राही चीख से गूंज उठा। सुनील रिवॉल्वर निकालकर तेजी से पिछली दीवार की ओर झपटा। उसने दरवाज़ा खोला, कुछ क्षण प्रतीक्षा की और फिर रिवॉल्वर ताने गलियारे में आ गया। गलियारे के दूसरे सिरे पर सीढ़ियों के पास मैरी का शरीर दोहरा पड़ा हुआ था। सुनील लपककर उसके समीप पहुंचा। मैरी की गर्दन टूट चुकी थी, उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसी क्षण सुनील को बाहर एक कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। वह वापस सामने के कमरे की ओर दौड़ा। कमरे में पहुंचकर उसने खिड़की का पर्दा उठाया और बाहर सड़क पर झांका। एक काले रंग की कार उसके देखते देखते सड़क पर दौड़ी और पलक झपकते दृष्टि से ओझल हो गई। सुनील वापस गलियारे में आया और मैरी के शरीर को बचाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर सीढ़ियों के सिर पर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। बत्ती जल रही थी। कमरे के फर्श पर 20-25 चिट्ठियां फैली थी। सुनील ने उन सबको देखा। उनमें वह चिट्ठी नहीं थी जो टेलर ने मैरी को डेनवर से लिखी थी। सुनील ने कमरे में निगाहें दौड़ाईं। दूसरे सिरे पर एक दरवाज़ा था जो बाहर एक छोटी सी बालकनी में खुलता था। सुनील बालकनी में पहुंचा। बालकनी की रेलिंग के साथ एक पतली किंतु मजबूत रस्सी बंधी हुई थी जो नीचे ज़मीन तक लटक रही थी। वह वापस लौटा। सीढ़ियाँ उतरकर वह नीचे आया। एक अंतिम दृष्टि मैरी के मृत शरीर पर डालकर वह सामने के कमरे में आ गया। उसने रिवॉल्वर जेब में रखी, कमरे की बत्ती बुझाई और इमारत से बाहर निकल आया। रात के 2 बज गए थे। सन्नाटे में वह एक और चल दिया। मोड़ पर उसे टैक्सी मिल गई।